नमस्कार दोस्तों हाजिर हैं एक बार फिर इस नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। साथ ही जानेंगे मानव शरीर और प्लांट की महत्वपूर्ण हार्मोन्स और एक नज़र डालेंगे प्लांट मूवमेंट पर। वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और आपको दिए जाएंगे 5 क्विज क्वेश्चन जिनका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को नए अंदाज में। इस वीडियो का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को उसके कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। सीएनएस को हम कमांड और नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं स्वैच्छिक कार्य को रेगुलेट करना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, महत्वपूर्ण अनैच्छिक अंगों के कार्य को रेगुलेट करना, टेम्परेचर रेगुलेशन करना, भूख और प्यास को रेगुलेट करना और दिल की धड़कन को रेगुलेट करना। वहीं बात करें हम पीएनएस की तो ये न्यूरॉन का एक नेटवर्क होता है जो पूरे शरीर में फैला रहता है, इसलिए इसे न्यूरॉन फाइब्रस भी कहा जाता है। इसके मुख्य कार्य हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लाना, मोटर कमांड पहुंचाना और इनवॉलेंट्री यानी ऑटोनॉमिक फंक्शन को रेगुलेट करना। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कल हमारे दिमाग या हमारे ब्रेन की रक्षा करने के लिए होता है। इसमें 8 क्रेनियल यानी कपाल बोन्स होती हैं और 14 फेशियल यानी चेहरे की बोन्स होती हैं। क्रेनियल और बोन्स के मध्य मेनिंजिस लेयर होती है जो दिमाग को क्रेनियल बोन्स से अलग करती है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे मेनिंजिस लेयर की। दोस्तों मेनिंजिस लेयर ब्रेन को क्रेनियल के साथ फ्रैक्शन से होने वाली इंजरी से बचाती है। साथ ही यह 3 भागों में बटी होती है। पहला है ड्यूरा मैटर जो कि कपाल बोन और एरेक्नोइड मैटर के मध्य स्थित होती है। दूसरा है एरेक्नोइड मैटर जो कि ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के मध्य स्थित होती है। ये एक जाल जैसी संरचना है जो लैटिन वर्ड से बनी है जिसका अर्थ है मकड़ी। वहीं बात करें हम पिया मैटर की तो ये ब्रेन और एरेक्नोइड के मध्य स्थित होती है। दोस्तों मेनिंजिस लेयर के डैमेज होने से मेनिंजाइटिस डिजीज होती है जो दिमाग में सूजन, दौरे पड़ना और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे दिमाग और उसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फोरब्रेन, ये हमारे दिमाग का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इसमें मुख्यतः सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को इंक्लूड किया जाता है। बात करें अगर हम मिड ब्रेन की तो दोस्तों ये हमारे दिमाग के मध्य में थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अंतराल में स्थित होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से पर जुड़ा रहता है। बात करें हम हिंड ब्रेन की तो इसमें पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला ओब्लोगेंटा आते हैं। दोस्तों मेड्यूला ओब्लोगेंटा ब्रेन स्टेम को स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जोड़े रहता है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन। दोस्तों हमारे फोरब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेरिब्रम, ये हमारे मस्तिष्क का मेजर पार्ट होता है जो 2 हेमिस्फेयर या अर्धगोलार्धों में बटा होता है जो कार्पस कैलोसम द्वारा आपस में जोड़ा रहता है। दोस्तों इन अर्धगोलार्धों की दिलचस्प बात यह है कि दायां अर्धगोलार्ध बॉडी के बाएं भाग को और बायां अर्धगोलार्ध बॉडी के दाएं भाग को डोमिनेट करता है। दोस्तों सेरिब्रम के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला है फ्रंटल लोब। दोस्तों ये मस्तिष्क का अग्रभाग है जो चलने फिरने, योजना बनाने, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बात करें अगर हम पैरिटियल लोब की तो ये फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे स्थित होता है जिसका मुख्य कार्य स्मेल करने, स्वाद जांचने आदि का कार्य करना होता है। बात करें अगर हम ऑक्सीपिटल लोब की तो ये हमारे मस्तिष्क के सबसे पीछे स्थित होता है जो विजन प्रोसेस करता है और यहीं पर एक ब्लैक पॉइंट स्थित होता है जिसे हम पीत बिंदु भी कहते हैं जो रेटिना के साथ जुड़ा रहता है और यहीं पर हमारी आंख में चित्र बनता है। बात करें अगर हम टेम्पोरल लोब की तो ये मस्तिष्क या सेरिब्रम के निचले हिस्से में स्थित होता है। ये मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, हियरिंग और इमोशन को डोमिनेट करता है। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम के मुख्य कार्यों के बारे में। सेरिब्रम जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं बाएं और दाएं सेरेब्रल हेमिस्फेयर में विभाजित होता है। ये हेमिस्फेयर न्यूरॉन फाइब्रस से आपस में जुड़ा रहता है जिसे कार्पस कैलोसम के नाम से जाना जाता है। सेरेब्रम कोर्टेक्स जिसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है, ये एक परत होती है जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को ढके रहती है और ग्रे रंग प्रदान करती है। दोस्तों हमें चित्र में लोब दिखाए गए हैं और उनके मुख्य कार्य क्या है साथ में ये भी बताया गया है। जैसे पहला है फ्रंटल लोब, इनका मुख्य कार्य होता है प्लानिंग करना, अटेंशन करना, डिसीजन मेकिंग और मूवमेंट का कार्य इसी का होता है। बात करें अगर हम पैरिटियल लोब की तो इसका टच करना, टेस्ट करना आदि कार्य होते हैं। वहीं ऑक्सीपिटल जो कि हमारे दिमाग के सबसे पिछले भाग में स्थित है, इसका मुख्य कार्य होता है विजन प्रोसेस करना। बात करें अगर हम टेम्पोरल लोब की तो टेम्पोरल लोब हमारा मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है और हियरिंग को डोमिनेट करता है। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे थैलेमस के बारे में। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि थैलेमस सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक प्रमुख समन्वय केंद्र होता है। सेंसरी न्यूक्ली सभी सेंसरी डोमेन्स के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें हम इफेक्टर न्यूक्ली तो ये प्रशासकीय, मोटर एंड भाषा कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क का प्राथमिक रिले स्टेशन
संवेदी जानकारी स्मेल को छोड़कर संसाधित करने के लिए और व्याख्या करने के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों, सेरेब्रम थैलेमस नाम की यह संरचना को घेरे रहता है जो कि मस्तिष्क के बेस में स्थित होती है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। ये शरीर का तापमान, खाने की इच्छा और प्यास को नियंत्रित करता है। इसमें हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं जो न्यूरोस्रावी कोशिकाओं का एक समूह होते हैं जो हार्मोन्स का स्राव करते हैं। इसका मुख्य कार्य है तापमान को नियंत्रित करना, खाने की इच्छा और प्यास को नियंत्रित करना। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम मिड ब्रेन के बारे में। ये मध्य मस्तिष्क है जो ब्रेन स्टेम का सबसे छोटा हिस्सा और उसका सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह डाइंसेफेलन और सेरेब्रम को पोन्स से जोड़ता है। डाइंसेफेलन मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो सेरेब्रल गोलार्धों के मध्य स्थित होता है। इसे इंटरब्रेन भी कहा जाता है। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है एपीथैलेमस और चौथा होता है सबथैलेमस। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, जिसे हम पश्च मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। हिंड ब्रेन हमारे मस्तिष्क के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होता है। हिंड ब्रेन के प्रमुख 3 भाग हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। इसके मुख्य कार्य हैं ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे महत्वपूर्ण अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना और साथ ही गति, संतुलन और मुद्रा का समन्वय प्रदान करना। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे पोन्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सबसे ऊपर थैलेमस, उसके नीचे मिड ब्रेन को दिया गया है और उससे नीचे हमें पोन्स की संरचना दिखाई गई है जो कि सेरेबेलम के साथ में जुड़ी रहती है। पोन्स का मुख्य कार्य संवेदी और स्वायत्त ऑटोनोमस प्रक्रियाओं में भाग लेना होता है, जैसे कि सूक्ष्म मोटर नियंत्रण, उत्तेजना, संतुलन बनाए रखना, श्वसन कार्य, मांसपेशी, टोन और सर्केडियन चक्र को बनाए रखना होता है। दोस्तों, सर्केडियन चक्र शरीर के 24 घंटे की वो साइकिल है जो स्लीप वेक साइकिल जैसे शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक परिवर्तनों को नियंत्रित करती है। बात करें अगर हम मेड्यूला ऑब्लोगेंटा, जैसा कि हमें चित्र में नीचे दिखाया गया है। दोस्तों, ये मेड्यूला श्वसन और हृदय संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित केंद्र है। यह रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हृदय गति, हार्ट रेट, श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट और अन्य जीवन निर्वाह गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क स्टेम को आपस में जोड़ती है। बात करें अगर हम सेरेबेलम की, तो ये मस्तिष्क का सबसे पश्च हिस्सा, सबसे पिछला हिस्सा होता है। इसका मुख्य कार्य मोटर गति विनियमन, जिसमें चाल समन्वय और पोस्चर का रखरखाव शामिल होता है। संतुलन नियंत्रण, मांसपेशियों का टोन और स्वैच्छिक मांसपेशी गतिविधियों का नियंत्रण होता है और मोटर का सीखना शामिल होता है। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कि सीएनएस का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रे प्रोटेक्ट करता है, जिसमें 31 पेयर्स ऑफ बोन होती हैं जो 25+5+1 में होती हैं। दोस्तों, ऊपर की 8 पेयर्स को हम सर्विकल कहते हैं और उसके नीचे आने वाली 12 पेयर को हम थोरासिक कहते हैं। उसके नीचे आने वाली 5 पेयर्स को हम लंबर पेयर कहते हैं और उसके नीचे जो 5 पेयर आती हैं हमें उसे स्कारल कहा गया है और सबसे नीचे की एक पेयर उसे हम कोकिगियल पेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य मस्तिष्क और शरीर के बीच के हिस्सों के बीच तंत्रिका संकेतों को प्रसारित करना होता है, सजगता का समन्वय करना होता है और संरचनात्मक सहायता और मुद्रा नियंत्रण प्रदान करना होता है। यह संचार के लिए एक केंद्रीय राजमार्ग सेंट्रल पाथवे के रूप में कार्य करता है और शरीर के मस्तिष्क तक स्पर्श और दर्द जैसी संवेदी जानकारियां संचारित करना इसका मुख्य कार्य है और साथ में मस्तिष्क से मांसपेशियों तक गति के लिए मोटर कमांड भी यही भेजता है। दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें हम स्वैच्छिक या वॉलेंट्री प्रक्रियाओं को रखते हैं। इसे फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंसरी नर्वस सिस्टम यानी एफरेंट, इसमें बॉडी रिसेप्टर से सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन को ले जाया जाता है। वहीं बात करें हम मोटर नर्वस सिस्टम की, इसे हम कहते हैं एफरेंट, इसमें सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी रिसेप्टर तक इन्फॉर्मेशन को ले जाया जाता है। दूसरा आता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री प्रक्रियाओं को इंक्लूड करता है। यह भी मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें फाइट और फ्लाइट की स्थिति में होता है और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें रेस्ट और डाइजेस्ट की स्थिति में होता है। दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस और शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे दिमाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों को दिया गया है, जिसमें सबसे पहली है मेनिंजाइटिस। दोस्तों, जब मेनिंजिस लेयर का डैमेज हो जाता है तो ये बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें दिमाग में सूजन होता है, दौरे पड़ने लगते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी घटनाएं इसमें शामिल हैं। बात करें अगर हम अल्जाइमर्स की, तो यह डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसे हम डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। इसमें हमारी मेमोरी स्लोली रूप से डिस्ट्रॉय होती है, जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को या सिंपल टास्क करने को डिफिकल्ट बना देती है, और इसमें मेमोरी लॉस शामिल है। बात करें हम एमनीशिया की, तो ये ब्रेन में इंजरी के कारण या ब्रेन स्ट्रोक के कारण ये बीमारी होती है। इसमें लॉस ऑफ मेमोरी होता है, जो कि ब्रेन में इंजरी के कारण होती है। बात करें अगर हम पार्किंसन बीमारी की, तो दोस्तों ये न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। यह मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को प्रभावित करती है, जिससे समय के साथ साथ मोटर और गैर मोटर लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें स्लो मूवमेंट जैसे लक्षण शामिल होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे प्लांट और ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड की। दोस्तों, टाइप्स ऑफ ग्लैंड में ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एंडोक्राइन, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है एक्सोक्राइन, जिसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, और ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। बात करें हम अगर एंजाइम की, तो ये सीक्रेशन ऑफ यूजिंग डक्ट करती हैं, यानी डक्ट के माध्यम से अपना सीक्रेशन करती हैं, और ये एंजाइम का उत्पादन करती हैं या एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे दिमाग के बेस में स्थित होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए निर्देशित करता है, और इसके द्वारा प्रमुख हार्मोन रिलीज किए जाते हैं डोपामाइन, जो कि आनंद की भावना को बढ़ाता है, इसलिए इसे रिवार्ड हार्मोन भी कहा जाता है। बात करें हम अगले महत्वपूर्ण हार्मोन की, तो वो है सोमेटोस्टेटिन, जो ग्रोथ हार्मोन के स्राव को रोकता है। अगली महत्वपूर्ण ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जो स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रित करती है। अगली महत्वपूर्ण ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक मटर के दाने की तरह होती है, और ये मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो ब्रेन के बेस में स्थित होती है। ये हार्मोन रिलीज करके अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को रेगुलेट करती है। ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। बात करें अगर हम थायराइड ग्लैंड की, तो ये गले में स्थित होती है और थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। इसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें गला फूल जाता है, और इसकी अधिकता से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इसमें भी हमारा गला या गले की जो ग्रंथि है हमारी थायराइड, वो फूल जाती है। आयोडीन थायरोक्सिन संश्लेषण में मदद करता है। बात करें अगर हम पैराथायरॉयड की, ये तो गले में थायराइड के जस्ट पीछे स्थित होती है, जो पैराथर्मोन रिलीज करती है। ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है। अगली महत्वपूर्ण ग्रंथि है पैनक्रियास, जो कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती है। ये उदर यानी हमारे एब्डोमेन में स्थित होती है। इसमें उपस्थित अल्फा सेल ग्लूकागोन का रिलीज करते हैं, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेलिसिस कहा जाता है। वहीं बात करें हम बीटा सेल की, तो ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं, और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ती हैं। अगली महत्वपूर्ण ग्रंथि है एड्रिनल, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये किडनी यानी गुर्दों के शीर्ष पर स्थित होती है। इसके द्वारा रिलीज हार्मोन है एड्रीनेलाइन, जो कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है, जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्रीदिंग को बढ़ाकर हमारे शरीर को डिफिकल्ट सिचुएशन में लड़ने में मदद करता है। अगली महत्वपूर्ण ग्रंथि है थाइमस, जो कि बच्चों में चेस्ट के ऊपरी हिस्से में उपस्थित होती है, जो बड़े होने पर फैट में परिवर्तित हो जाती है। ये टी कोशिकाओं का ट्रेनिंग स्कूल है। टी कोशिकाएं WBC कोशिकाएं ही होती हैं। ये सही ढंग से लड़ना सिखाता है और ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया से बचाता है। ओवेरी एंड प्लेसेंटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज करती हैं। वहीं बात करें हम टेस्टिस, तो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। बात करें हम यूट्रस को, तो यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो कि प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन का स्राव हृदय के आलिंद यानी आर्ट्रियल बॉल से होता है, इसलिए इसे आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, संक्षेप में ANP। इसे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या ANF के नाम से भी जाना जाता है। यह सोडियम और पानी के उत्सर्जन को बढ़ाकर रक्त आयतन यानी ब्लड वॉल्यूम व रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को घटाने में मदद करता है। यही कारण है कि हृदय के रोगियों को ज़्यादा पसीना आता है। आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आता है इसमें माउथ, जिसमें उपस्थित होती हैं सिलेबरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा का स्रावण करती हैं, जो भोजन पचाने में मदद करते हैं। यह एसिडिक मीडियम की होती हैं। वहीं बात करें हम स्किन की, तो स्किन में उपस्थित होती हैं हमारी स्वेट ग्लैंड की। स्वेट ग्लैंड पसीना निकालती हैं बाहर और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। बात करें अगर हम ब्रेस्ट की, तो ये फीमेल में ममेरी ग्लैंड होती हैं, जो कि दूध का निर्माण करती हैं, और मातृत्व के दौरान दूध का निर्माण इन्हीं ग्लैंड के माध्यम से होता है। बात करें अगर हम लीवर की, तो लीवर रिलीज करता है बाइल जूस को, जो वसा को पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है।
आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड की, जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का रिलीज करती हैं। उनमें आते हैं हमारे पैनक्रियास, टेस्टिस और ओवरीज। ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम हार्मोन और एंजाइम के मुख्य अंतर के बारे में। जैसे हार्मोन संकेतों के रूप में कार्य करते हैं, जो विकास, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और प्रजनन जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन पेप्टाइड या प्रोटीन, अमीनो जो कि अमीनो एसिड से प्राप्त होता है, स्टेरॉइड जो कि लिपिड होते हैं से हो सकते हैं। वहीं बात करें हम एंजाइम की, तो एंजाइम रिएक्शन एनर्जी को कम करके रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं, जिससे प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित किया जाता है। और ये ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो कि रेयर आरएनए एंजाइम से मिलकर बने होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन की। इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सिन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह जड़ों और तनों की लंबाई को बढ़ाता है। वहीं बात करें हम जिब्रेलिन की, तो ये तनों की लंबाई को तेजी से बढ़ाता है। ये फूल आने में, फल विकास में और प्रजाति विशिष्ट भूमिकाएं निभाता है। बात करें अगर हम साइटोकाइनेसिस की, तो ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जिससे कलियों और सूट का विकास होता है। वहीं बात करें एबिस्किक एसिड, जिसे हम एबीसी एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये सूखे में स्टोमेटा को बंद करके पानी की बचत करता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर आप बात करें इथाइलिन की, तो ये एक गैसीय हार्मोन है, जो फल पकाने को तेज करता है और फूल मुरझाने, पत्तियों के झड़ने जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट की। इसमें सबसे पहले आता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में फोटोट्रॉपिज्म, इसमें हमारा पौधा प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर मुड़ जाता है। वहीं बात करें अगर हम जियोट्रॉपिज्म की, तो इसमें हमारा पौधा ग्रेविटी के साथ या उसके विरुद्ध झुकाव को दिखाता है। वहीं बात करें अगर हम हाइड्रोट्रॉपिज्म की, तो इसमें पौधे की जड़ जल की ओर मुड़ जाती है। वहीं थिग्मोट्रॉपिज्म में स्पर्श करने पर बेल या टेंड्रिल नीचे लटक जाती है। वहीं बात करें अगर हम कैमोट्रॉपिज्म की, तो ये रासायनिक संकेत की ओर पौधे की गति होती है। वहीं अगर हम अगले इंपॉर्टेंट मूवमेंट की बात करें, तो वो आता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट होता है हमारा गैर दिशात्मक उत्तेजना या प्रतिक्रिया। इसमें आता है हमारा नेक्टिनेस्टी, इसमें दिन रात स्लीप मूवमेंट होता है। अगला है हमारा थिग्मोनेस्टी, इसमें छूने या झटकने पर बंद हो जाता है। वहीं बात करें अगले की, तो अगला आता है हमारा थर्मोनेस्टी, इसमें ताप से पंखुड़ियों का खुलना या बंद होना शामिल होता है। अगला इंपॉर्टेंट मूवमेंट है टर्जर या वेरिएशन मूवमेंट। इसमें आता है पुल्विनस, इसमें पत्ती या आधार का मोटा हिस्सा जहाँ पर टर्जर बदलता है। अगला इंपॉर्टेंट है हमारा ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट। इसमें आता है न्यूटेशन, इसमें सर्पिल या घूर्णी वृद्धि पथ होता है। वहीं बात करें एपिनेस्टी की, तो इसमें असमान वृद्धि से ऊपर और नीचे की ओर झुकना होता है। वहीं बात करें हम अगला लोकोमोटिव या फिर टैक्टिक मूवमेंट की, तो इसमें आता है हमारा गतिशील कोशिकाओं और प्रकाश रासायन की ओर मुड़ जाना। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे न्यूरॉन सेल के बारे में। हम पिछली वीडियो में भी न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम न्यूरॉन सेल के बारे में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हमारा सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहते हैं। ये नाभिक सहित कोशिकीय मशीनरी है जो संकेतों का समाकलन करता है। अगला है हमारा डेंड्राइट्स, जो बाहर से आने वाले संकेत या उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है। अगला है हमारा एक्सोन। एक्सोन एक लंबी तंतु जैसी संरचना है जो विद्युत आवेगों को दूर तक ले जाती है। बात करें अगर हम साइनेप्स की, तो ये एक कोशिका के एक्सोन टर्मिनल तथा दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स के माइक्रोस्कोपिक गैप को साइनोप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में 90% न्यूरॉन्स और 10% न्यूरोगिलियल कोशिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं, आगे हमें दिया है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक्सोन पर एक इंसुलेटिंग आवरण होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये संकेत संचरण गति को बढ़ाता है, साथ ही इंफॉर्मेशन या सिग्नल डिग्रेडेशन को भी रोकता है। अगला आता है हमारा नोड ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ के बीच का गैप है, जो ये छोटा छोटा गैप दिखाई देता है यहाँ पर, इसी को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जो कि माइलिन के बीच का गैप है और सोल्टरी कंडक्शन की गति को बढ़ाता है। अगला आता है हमारा एक्सोन टर्मिनल, जिसे हम सिनेप्टिक नोब के नाम से भी जानते हैं। ये रासायनिक दूतों यानी न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़कर सिनेप्स के साथ संदेश भेजता है। दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम न्यूरॉन सेल की टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को हम केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें शामिल होते हैं हमारे ग्लूटामेट, GABA और डोपामाइन। फिर आता है हमारा एफरेंट न्यूरॉन, जो बॉडी रिसेप्टर से CNS तक कैरीज किया जाता है सिग्नल को। वहीं अगला है हमारा एफरेंट न्यूरॉन, जिसमें CNS से बॉडी रिसेप्टर तक हमारे सिग्नल को कैरीज किया जाता है। बात करें अगर हम गिलिया या न्यूरोगिलिया की, तो ये सपोर्ट सेल होती हैं, जिसमें आता है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोगिलिया। वहीं बात करें हम निस्ल सब्सटेंस की, तो ये सोमा में उपस्थित सराफो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।
इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको लगातार प्राप्त होती रहें। तो चलिए चलते हैं अपने PYQ की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का एक अलग क्षेत्र जो मेडुला ओब्लोगेंटा और पोन्स के पीछे स्थित होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रेन स्टेम, ऑप्शन नंबर 3 है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर 4 है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेरेबेलम। दोस्तों सेरेबेलम मेडुला ओब्लोगेंटा और पोन्स के पीछे स्थित होता है और बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें अगर हम सेरेब्रम की, तो ये 2 गोलार्धों में विभाजित होता है। इसमें 4 लोब्स होते हैं। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैरिटियल लोब, तीसरा है ऑक्सीपिटल लोब और चौथा है टेम्पोरल लोब। वहीं बात करें हम ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है जो मेडुला ओब्लोगेंटा के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। अगर बात करें हम स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये सेंट्रल पाथवे के रूप में कार्य करता है जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से न्यूरल नेटवर्क तक और न्यूरल नेटवर्क से ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य चिंतनशील भाग है। ऑप्शन नंबर 1 है मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर 2 है फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर 3 है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर 4 है हिंड ब्रेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे मस्तिष्क में प्लानिंग, स्पीच, मूवमेंट, टच, इमोशन और विजुअल कर सकता है। वहीं बात करें हम मिड ब्रेन की, तो ये हमारे ब्रेन स्टेम के टॉप पर स्थित होता है और ये हमारे मस्तिष्क का छोटा, तीनों मस्तिष्क में सबसे छोटा हिस्सा होता है। वहीं बात करें अगर हम हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हार्ट रेट को, BP को यानी ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। साथ ही ये बॉडी को बैलेंस भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, डेंड्राइट्स और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं। पहला ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर 3 है न्यूरॉन सेल्स, ऑप्शन नंबर 4 है नेफ्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। अगर बात करें हम रेड ब्लड सेल्स की, तो ये मैच्योर होने पर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट्स। अगर बात करें हम वाइट ब्लड सेल्स की, तो इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बात करें हम नेफ्रॉन की, तो ये किडनी में ब्लड फिल्टर का कार्य करती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश खांसने और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर 2 है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 3 है पोन्स, ऑप्शन नंबर 4 है मेडुला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मेडुला। अगर बात करें हम हाइपोथैलेमस, तो ये थैलेमस के बेस में उपस्थित होता है। वहीं बात करें हम पोन्स, तो पोन्स हमारा मेडुला के ऊपर और सेरेबेलम की साइड में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा, स्पर्श, शीत और दाब का केंद्र कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 फ्रंटल लोब, ऑप्शन नंबर 2 पैरिटियल लोब, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन नंबर 4 टेम्पोरल लोब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पैरिटियल लोब। अगर फ्रंटल लोब की बात करें, तो हमारे इसमें आते हैं मूवमेंट और आते हैं हमारे सोचना, थिंकिंग, प्लानिंग करना। वहीं ऑक्सीपिटल में आता है हमारा विजुअल्स को देखना और विजुअल्स की प्रोसेसिंग। अगर हम बात करें टेम्पोरल लोब में, तो इसमें आता है हमारा हियरिंग और आता है हमारा मेमोरी प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 स्किन, ऑप्शन नंबर 2 ब्रेन, ऑप्शन नंबर 3 हार्ट, ऑप्शन नंबर 4 टंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रेन। हमारे ब्रेन में अगर कोई सुई चुभा दी जाए या फिर हमारे ब्रेन को कट कर दिया जाए, तो हमारे ब्रेन में कोई दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में दर्द को महसूस करने वाले कोई भी रिसेप्टर मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग जहाँ से रीढ़ की हड्डी उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ओब्लोगेंटा। मेडुला ओब्लोगेंटा ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड हमारा जुड़ा होता है। यह ऑटोनॉमिक फंक्शन को नियंत्रित करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। अगर बात करें अगर हम पोन्स की, तो पोन्स एक रिले की तरह कार्य करता है जो सेरिब्रम व सेरिबेलम के मध्य संचार और कम्युनिकेशन को सतत बनाता है और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, यानी मस्तिष्क के साथ। ऑप्शन नंबर 1 ब्रेन, ऑप्शन नंबर 2 न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर 3 स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर 4 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था CNS बनाने के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर ब्रेन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए अगला हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पाइनल कॉर्ड। इसका सही आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान और खाने की इच्छा को नियंत्रित करता है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 है मेनिंजिस लेयर। तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे खाने की इच्छा को और शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। वहीं बात करें अगर हम पीनियल ग्लैंड की, तो ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करती है। अगर बात करें हम पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो ये पी साइज्ड होती है और ये हमारी मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है, जो बाकी की ग्लैंड को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन रिलीज करती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर 1 है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 2 है एड्रेनालाइन, ऑप्शन नंबर 3 है कार्टिसोल, ऑप्शन नंबर 4 है थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनालाइन। दोस्तों एड्रेनालाइन अतिप्रिय ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, जो हार्ट रेट को बढ़ाता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्रीदिंग को बढ़ा देता है, जो आगामी खतरे के लिए हमारी बॉडी को तैयार करता है। वहीं बात करें अगर हम इंसुलिन की, तो इसमें 2 टाइप्स की सेल होती हैं। पहला अल्फा सेल जो कि ग्लाइकोजन को स्रावित करती हैं। वहीं बात करें हम बीटा सेल की, तो ये इंसुलिन का स्रावण करती हैं। अगर बात करते हैं हम कॉर्टिसोल की, तो ये तनाव हार्मोन होता है, इसका स्रावण भी हमारी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा ही किया जाता है। अगर बात करें हम थायरोक्सिन की, तो थायरोक्सिन हमारे थायराइड ग्रंथियों द्वारा होता है। तो अब हम आ गए हैं अपने क्विज सेक्शन की ओर, जिनका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? ऑप्शन नंबर 1 है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 2 है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 है पैनक्रियाज। अगला क्विज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हेटेरोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है टेस्टिस, ऑप्शन नंबर 2 है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर 3 है ओवेरी, ऑप्शन नंबर 4 है लीवर। अगला क्वेश्चन है, साइनेप्स क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यह 2 लाल रक्त कोशिकाओं के बीच का जंक्शन है जहां ऑक्सीजन का विनियमन होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह 2 न्यूरॉन या न्यूरॉन इफेक्टर कोशिकाओं के बीच का जंक्शन है जहां संकेत रासायनिक या विद्युत रूप से संचारित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, यह केवल यांत्रिक संपर्क है जहां कोई रासायन शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह वह स्थान है जहां पर डीएनए की कॉपी बनती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इथाइलिन, ऑप्शन नंबर 2 है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर 3 है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर 4 है एबिस्किस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गति पौधों में ट्रॉपिक मूवमेंट का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर 2 है थिग्मोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोट्रोपिज्म और चौथा ऑप्शन है थिग्मोनेस्टी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी भविष्य की सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते हैं। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।